नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पर। और मैं आज का जो नावल शुरू कर रही हूँ उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने सुना और अपना कीमती समय निकाल कर कमेंट्स भी किया। जिन लोगों ने सुना, लाइक किया लेकिन कमेंट्स नहीं भी किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहेंगे और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा चैनल को। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ फाल्गुनी बेन पटेल का, हर्षा, रिंकू चौहान, विजय कुमार, राजेश मिश्रा, सौमित्र दीक्षित, डॉक्टर प्रदीप सिंह धालीवाल, काजल बहल, वनीता जैन, विनीत मेहरा, पुष्कर काफले, सुनील दत्त, खिलेश वर्मा, नीना कपूर, बलजीत सिंह, स्वप्निल राणे, ड्रीम के और रंजना गुप्ता, आकाश राय, संतोष सावरकर, एपेक्स, अक्षय चौधरी, मोहम्मद शहनवाज, हरजिंदर सिंह ढिल्लो और इंद्रजीत परदेशी का। तो मैंने सोचा था कि ज़्यादातर फरमाइश सुरेंद्र मोहन पाठक जी के नावल की है, तो मैं उनका ही नावल नेक्स्ट शुरू करूँगी। ख़ास तौर से ये वाला हरजिंदर सिंह ढिल्लो और फाल्गुनी बेन पटेल का कहा गया अहिरवाल केस। लेकिन फिर मैं अभी ये नहीं शुरू कर रही हूँ, मैं अभी इंद्रजीत परदेशी की फरमाइश पर प्रकाश भारती का नावल बॉक्सर की हत्या ये पढ़ने जा रही हूँ। और क्यों पढ़ रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मतलब आप सब लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमारा एक ये परिवार ही है। लेकिन इंद्रजीत परदेशी पहले शख्स हैं जो, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो सबसे पहले कमेंट इनका ही आया था और उसके बाद ये आज तक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से, कंटिन्यूटी से बने हुए हैं। हमेशा कमेंट करते हैं, बेचारे प्रकाश भारती का सुनना चाहते हैं और मैं इनकी पसंद को डिले करती रहती हूँ। तब भी वो, मुझे कई बार लगा कि अब शायद ये मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इनकी पसंद का नहीं पढ़ा, लेकिन वो हमेशा करते हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। तो मुझे लगा कि मैं उनकी पसंद का अब नावल पढ़ लूँ। मैंने उन्हें बहुत इंतज़ार करवाया है। तो आप लोग भी मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं सबका पढ़ूँगी। ये अहिरवाल केस ही मैं इसके बाद शुरू करूँगी और डॉक्टर प्रदीप सिंह धालीवाल का 50-50 वाला नावल है वो भी पढ़ूँगी, फाल्गुनी बेन पटेल ने जो कहा वो भी। तो मैं सबके नावल, सौमित्र दीक्षित और जिन लोगों ने वेद प्रकाश शर्मा की फरमाइश करी है, मुझे सब याद है, बस थोड़ा सा बिज़ी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता कई बार। सबकी पसंद का करूँगी और आप सब लोग भी रेगुलर कमेंट्स करते हैं तो बहुत धन्यवाद। देखिए सब बिज़ी होते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर अगर आप तारीफ़ के एक या दो शब्द भी कह देते हैं ना तो दूसरे का बड़ा हौसला बढ़ता है, उसे और भी काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अपना पढ़ना एक अलग बात होती है, आप पढ़ जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग करना होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, कई बार गलत हो जाता है और भी चीज़ें होती हैं। पर आपका ऐसे सहयोग बना रहे इसकी मैं अपेक्षा करती हूँ, आपसे उम्मीद करती हूँ। तो अभी हम इंद्रजीत परदेशी की फरमाइश पर प्रकाश भारती का नावल मैं पढ़ रही हूँ। आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब इसे एंजॉय करेंगे और बहुत ही जल्दी फिर आप सब लोगों की पसंद का भी मैं नावल धीरे धीरे पढ़ूँगी। तो शुरू करते हैं नावल। तो आप सुन रहे हैं प्रकाश भारती का लिखा हुआ नावल बॉक्सर की हत्या। कमरे में कुल 3 आदमी थे। डेस्क के पीछे बड़ी सी कुर्सी पर बैठे अधेड़ का नाम जयकिशन था। वह गेहूं रंग के औसत कद वाला स्थूलकाय आदमी था। उसके जिस्म पर चढ़ी चर्बी ठोस न होकर बुलबुलापन लिए हुई थी। उसके बाल खिचड़ी थे और सर के बीचों बीच वाला भाग गोलाई में एकदम गंजा था। उसकी गर्दन और हाथों की नसें इस ढंग से फूली हुई थीं जैसे कि उतनी उम्र में पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा शराब पीने वालों की नसें आमतौर से फूल जाती हैं। घनी बाहों से ढकी उसकी छोटी छोटी आंखें गोल थीं, जिनके नीचे गहरी स्याह झाइयाँ उभरी हुई थीं। जय किशन के चेहरे पर खींच मिश्रित व्याकुलतापूर्ण भाव थे। वो सामने खड़े दोनों आदमियों को यूं घूर रहा था कि मानो उन्होंने बड़ा भारी गुनाह कर दिया है। उन दोनों की निगाहें डेस्क पर जमी थी, जहां थंडल के प्रातःकालीन संस्करण की प्रति स्पोर्ट्स सेक्शन वाले पेज पर खुली पड़ी थी। मोटी मोटी सुर्खियों में छपा था, गणपत ने अकरम को नॉकआउट किया, अगला चैंपियन गणपत। उन दोनों में एक आदमी का नाम गणपत था,
खुला गेहुआ रंग, ऊंचा कद, खूबसूरत चेहरा और उम्र करीब 28 वर्ष। उसके कसरती पुष्ट बदन की मजबूत मांसपेशियां, चपटी नाक और हाथों की मोटी मजबूत उंगलियां उसके बॉक्सर होने की परिचायक थे। वह अनिश्चयात्मक भाव से मुस्कुराया। मेरे चैंपियन बन जाने में आखिर बुराई क्या है? उसने पूछा। चैंपियन और बुराई? जय किशन गुर्राया और अपनी मोटी उंगली भाले की तरह उसकी ओर तान दी। कल रात फाइट से पहले तुम्हें हिदायतें दी गई थी, लेकिन तुमने उन पर अमल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारी वजह से कुछ खास आदमियों को खास मोटी रकम गवा देनी पड़ी, जबकि उन्हें इस किस्म की बातें कतई पसंद नहीं है। गणपत ने कंधे झटकाए। ठीक है, पिछली रात हुए बाउट में मुझसे हारने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि अकरम, जिससे मेरा मुकाबला था, मुझसे बढ़िया बॉक्सर होना तो दरकिनार रहा, सही मायनों में मेरा जोड़ीदार भी नहीं था। मेरे पहले ही मुक्के ने उसके कसबल निकाल दिए थे। गोश्त के उस ढेर से हार कर मैंने खामा अपनी तौहीन कराना मुनासिब नहीं समझा। बेकार की बातें मत करो गणपत, तुम भूल रहे हो कि मैं भी वहीं था। पहले राउंड की घंटी बजते ही तुमने उसकी इस बुरी तरह धुनाई करनी शुरू कर दी थी कि उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। जय किशन ने कड़वे स्वर में कहा और फिर दूसरे आदमी की ओर पलटा। और तुम्हें यही रोकने के लिए इसके कॉर्नर में छोड़ा गया था। तुमने इसे ठंडा क्यों नहीं किया गुरदयाल? कमरे में मौजूद तीसरा आदमी गुरदयाल ठिकने कद का था। अपने सुकड़नों भरे कपड़ों के कारण वह और ठिकना नजर आ रहा था। उसने बड़े ही नर्वस भाव से अपने बालों में हाथ फिराया। मैंने इसे रोकने की अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी थी जय किशन। वह मरी सी आवाज़ में सफाई देता हुआ बोला। तुमने ठीक कहा है, ये घंटी बजते ही अकरम पर हावी होता चला गया था। मैंने बाद में से रोका, लेकिन इसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। उस हालत में मैं और क्या करता? तमाम दर्शकों की मौजूदगी में क्या इसके ऊपर ठंडे पानी की भरी बाल्टी फेंक देता, इसे ठंडा करता या फिर डंडा लेकर इस पर पिल पड़ता? तुम ऐसा ही कुछ कर गुजरते तो हम सबके लिए बेहतर होता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जय किशन, गणपत बोला। मेरे मैनेजर होने के बावजूद मेरी मौजूदगी में ही मेरे ट्रेनर को इस तरह डांट रहे हो। मैं पूछता हूँ, आखिर कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? तुम क्यों मरे जा रहे हो? जरा अखबार भी तो पढ़ो, मुझे भावी चैंपियन कहा गया है। उसने थंडर में छपी सुर्खियों पर उंगली फहराई। और इस प्रतिष्ठित अखबार का स्पोर्ट्स कॉलम लिखने वाला कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हें और गुरदयाल को तो फख्र करना चाहिए कि भावी चैंपियन के रूप में मेरा नाम अखबार में छपा है। अगर मैं पिछली रात हार जाता तो मेरा नाम अखबार में नहीं छपना था। इस दफ़ा तुम जितनी बार चाहो इस कॉलम में अपना नाम और अपनी चर्चा पढ़ सकते हो। अगली बार तुम्हारा नाम इस कॉलम में नहीं छपेगा। हाँ, फिर कहाँ छपेगा? फ्रंट पेज पर? नहीं, ऑबिचुअरी कॉलम में। मुझे डराने की कोशिश मत करो जय किशन। तुम समझते हो वे लोग मेरी जान लेने का पागलपन करेंगे? बॉक्सिंग, कुश्ती, रेस वगैरह में गैर कानूनी ढंग से जुए के तगड़े दाव लगाने के अपने धंधे की वजह से वो पहले ही अधिकारियों की निगाहों में आ चुके हैं। वो गुरदयाल की ओर मुस्कुराया। वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेंगे कि गुरदयाल के हाथ पैर तोड़वा कर इसे सबक सिखा दें, क्योंकि ये मुझे जीतने से नहीं रोक सका। अपने ट्रेनर के चेहरे पर भय के लक्षण नोट करके उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। लेकिन इस मामले में मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है। जब मैं रिंग में जाता हूँ तो अपने विपक्षी के वार मुझे सहने पड़ते हैं, इसे नहीं। अब अगर धंधे की वजह से इस पर कोई मुसीबत आती है तो मैं क्यों उसकी फिक्र करूँ? दूसरे जिन लोगों का खौफ तुम मुझे दिखा रहे हो वे तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है जय किशन। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा वे अपने उस तमाम नुकसान की भरपाई एक ही बार में कर सकते हैं जो उन्हें पिछली रात हुआ है। जय किशन ने कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटाकर उसे घूरा। तुम सचमुच खुद को बहुत बढ़िया बॉक्सर समझते हो। क्या तुम मुझे बढ़िया बॉक्सर नहीं समझते? क्या तुम्हें मेरे रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है? मैंने 35 फाइट्स में हिस्सा लिया है। इनमें से सिर्फ 5 में मैं बराबर रहा हूँ और 30 मैंने जीती हैं। उन 30 में भी 26 फाइट्स में मैंने अपने विपक्षी को नॉकआउट किया है।
मैं अपने पूरे करियर में कभी किसी से नहीं हारा। क्या मेरा ये रिकॉर्ड मुझे बढ़िया बॉक्सर साबित नहीं करता? तुम जानना चाहते हो उनमें से सही मायनों में कितनी फाइट तुमने जीती हैं? जय किशन ने उसी के स्वर में पूछा। मुश्किल से 8, और शायद 8 भी नहीं। तुम अपने जिस रिकॉर्ड का बखान कर रहे हो वो उन्हीं लोगों की मर्जी से बन पाया है जिनकी मोटी रकम पिछली रात तुम्हारी वजह से डूबी है। ये झूठ है। गणपत के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। ये बिल्कुल सच है। वे लोग पब्लिसिटी और फाइट्स में मिली भगत द्वारा तुम्हें बड़ा और मशहूर बॉक्सर बनाना चाहते थे। अपने जिन विपक्षियों को तुमने नॉकआउट किया था उन्हें मुनासिब रकम देकर उन लोगों ने जबरन हारने पर मजबूर किया था। तुम्हें मौजूदा हालात में लाकर वे पिछली रात तुमसे मोटी रकम कमाना चाहते थे, लेकिन तुमने उनके साथ धोखा कर दिया। गणपत के चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव देखते हुए उसने कहना जारी रखा, किसी वहम में मत रहना। अगर वे लोग तुम्हारी पीठ पर नहीं होते तो भावी चैंपियन तो क्या, तुमने आज 3rd रेट बॉक्सर भी नहीं होना था। गणपत ने अपने होठों पर जबान फिराई। अगर तुम सच कह रहे हो तो तब भी मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन नहीं करूँगा। मौजूदा हालत में चैंपियन का खिताब पाने के लिए मैं अकेला दावेदार हूँ, और इस वक्त जो चैंपियन है उसे ललकारने के बाद रिंग में नॉकआउट करके मैं इस खिताब को उससे छीन भी लूँगा। इस तरह अब तुम्हारे उन लोगों को मजबूरन मेरे साथ चिपका रहना पड़ेगा। उसने अपने दोनों हाथ डेस्क पर टिकाए और जय किशन की ओर झुक गया। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी या उन लोगों की असलियत से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने सुना था वे लोग तुम्हारे बॉस हैं और तुम्हारी अहमियत महज एक मैसेंजर जैसी है। अब इस बार मैं साफ देख रहा हूँ, इसलिए मेरा भी एक मैसेज अपने उन बॉसेस तक पहुँचा देना। कान खोलकर सुन लो, मैं कच्ची गोलियाँ नहीं खेला हूँ। उनके बॉक्सिंग, रेसलिंग और रेके के एक हो और गैर कानूनी जुए की जितनी जानकारी मुझे है ना, वो सब मैंने लिख रखी है। उसमें इन रैकेट से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, स्थान आदि का मैं सबूत के जिक्र है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे दोस्त मेरे हल्फिया बयान सहित उस जानकारी को अखबार वालों को सौंप देंगे। वो सीधा खड़ा हो गया। उसमें मैं ये भी जोड़ दूंगा कि पिछली रात ईमानदारी से हुई फाइट की वजह से किस तरह तुमने मुझे जान से मरवा देने की धमकी दी है। बेहतर होगा कि तुम अभी से कोई सफाई सोचनी शुरू कर दो। उसने अपनी बगल में खड़े गुरदयाल को घूरा, जय किशन की ओर सर हिलाया, फिर अपनी एड़ियों पर घूमा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। गणपत के जाने के बाद दरवाज़ा बंद होने तक जय किशन चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए गुरदयाल की ओर देखा। हम वाकई बड़े भारी बखेड़े में फंस गए हैं गुरदयाल। वे लोग गुस्से से पागल हो रहे हैं। पिछली रात उन्हें बहुत मोटा नुकसान उठाना पड़ा है। गुरदयाल ने नर्वस भाव से अपने बालों में हाथ फिराया। मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकता था जय किशन। मैंने रिंग में बार बार गणपत से कहा था वह हल्के हाथ चलाए, लेकिन वो भाप चुका था कि अकरम पर हावी हो सकता था, इसलिए उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। जय किशन ने कुर्सी में पहलू बदला। ना सुनने वाला वो अकेला ही नहीं है, उसने कहा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने के बाद बोला, बॉसेस भी ये नहीं जानना चाहते कि उनका नुकसान क्यों हुआ है। उनके लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि उन्हें डबल क्रॉस किया गया है और उनका नुकसान हो चुका है। वो तनिक रुका और फिर सोचपूर्ण स्वर में बोला, गणपत समझता है इस किस्म की धमकी से वह उन्हें डरा सकता है, लेकिन ये उसकी बेवकूफ़ी है। वह बेवकूफ़ अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। गुरदयाल व्यथित स्वर में बोला। जय किशन कुछ देर खामोश बैठा रहा और फिर विचारपूर्ण बोला, अपनी जान से हाथ तो उसे धोना ही पड़ेगा। बोर्ड की मीटिंग आमतौर से महीने में दो बार होती थी, 1 तारीख को और 15 तारीख को, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्पेशल मीटिंग भी बुलाई जाती थी। गणपत की फाइटिंग के 2 दिन बाद भी ऐसी ही मीटिंग बुलाई गई थी। बोर्ड के सदस्यों की संख्या सिर्फ 4 थी। वे चारों ही मीटिंग में मौजूद थे। उन सब के लिबास कीमती थे। उंगलियों में हीरो की अंगूठियां चमक रही थीं। प्रत्येक के चेहरे से संपन्नता के अलावा कुटिलता भी स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। उनमें से एक आदमी नीला सूट पहने था। चौड़े कंधों वाले उस हष्ट पुष्ट और करीब 45 वर्षीय आदमी का नाम श्रीकांत वर्मा था।
उसने मेज के इर्द गिर्द बैठे शेष 3 आदमियों पर बारी बारी से निगाह डाली। मुझे अफसोस है कि तुम्हें दिल्ली से बुलाना पड़ा, घनश्याम दास, वह अपने बाईं और कीमती खादी के नेता टाइप लिबास पहने बैठे व्यक्ति से बोला। जवाब में उसे मुस्कुराता पाकर उसकी निगाह सामने बैठे आदमी पर जा ठहरी। और तुम्हारी वजह से हमें मीटिंग एक दिन लेट रखनी पड़ी, क्योंकि कल शाम तक तुम बम्बई में उपलब्ध नहीं हो सकते थे भोसले। विक्रमराव भोसले मोटा मुनाफा देने वाले हर किस्म के नाजायज़ धंधे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का बम्बई ब्रांच का इंचार्ज था। उसकी गिनती फिल्मी दुनिया के प्रमुख फाइनेंसरों में होती थी। वह इतना मक्कार था कि बड़े बड़े पुलिस अफसरों से गहरी दोस्ती बनाकर रखता था, लेकिन कभी किसी को खुद पर मामूली सा भी शक करने का मौका उसने नहीं दिया था। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, वो मुस्कुराते हुए बोला। श्रीकांत ने अपनी दाईं ओर बैठे चौथे आदमी नरेन मुखर्जी की ओर देखा। वह कलकत्ता ब्रांच का इंचार्ज था और बड़ा ही घाघ किस्म का आदमी था। उसका चेहरा हमेशा भावहीन रहता था। वह वक्त का पाबंद था और 1 मिनट भी कहीं फालतू रुकना उसके उसूल के खिलाफ था। अब असली बात शुरू करो, वह बोला। आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है, श्रीकांत बोला। गणपत ने अकरम के साथ हुई फाइट में 2 दिन पहले जो किया था उसकी जानकारी आप तीनों को पहले ही दी जा चुकी है। वो तनिक रुका और फिर बोला। अब गणपत ने धमकी दी है कि उसने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें हमारे धंधों का नया सबूत जिक्र किया गया है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी वो चिट्ठी उसका हल्फिया बयान के साथ अखबारों में छाप दी जाएगी। क्या ये सचमुच हमारे बारे में ऐसा कुछ जानता है, नरेन मुखर्जी ने पूछा। हाँ, श्रीकांत ने सहमति सूचक सर हिलाया। वह इतना ज़्यादा जानता है कि हमें खासी सरदर्दी दे सकता है। नेता टाइप लिबास वाले घनश्याम दास ने बेचैनी से पहलू बदला। पिछले दिनों दिल्ली में हुई फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले के बाद से उच्च स्तर पर जो इंक्वायरी चल रही है, उसे देखते हुए गणपत की ये हरकत हमारा पुलिंदा बांधने के लिए काफ़ी होगी। विक्रमराव भोसले आगे झुक गया। गणपत की वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? तुम्हारा मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट से है या फिर उस मुनाफे से जो हमने कमाना था? दोनों से, भोसले ने जवाब दिया। श्रीकांत ने अपने सामने रखे राइटिंग पैड पर निगाह दौड़ाई। पब्लिसिटी, बाउंस्ड अरेंजमेंट वगैरह को मिलाकर कुल 1,60,000 रुपये खर्चा हुआ है। 1 के 5 की मार्केट क्रिएट करने में 20,000 लगा और हमारे स्रोतों से 3 लाख रुपए के दाव अकरम पर लगाए गए थे। इस तरह हमारी कुल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपये थी। अगर गणपत हार जाता तो हमें 20 लाख रुपए मिलते थे। इन्वेस्टमेंट और अपने आदमियों का 5% कमीशन निकालने के बाद हमें 14,20,000 का नेट प्रॉफिट होना था। बेहतर होता कि रिंग में जाने देने से पहले तुमने उससे बात कर ली होती, नरेन मुखर्जी बोला। कोई फ़ायदा नहीं होना था नरेन। जय किशन का कहना है कि गणपत चैंपियन बनने के लिए मरा जा रहा है। उसने जानबूझकर रिस्क लिया है। उसे पूरी उम्मीद है कि वो खिताब पाने में कामयाब हो जाएगा। क्या उसकी ये उम्मीद सही है? इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बढ़िया मुक्केबाज है। वो खुद भी इस बात को जानता है, इसलिए खिताब हासिल करना चाहता है। लेकिन हम तो उसे ऐसा करने नहीं दे सकते, घनश्याम दास बोला। मैं घनश्याम की बात से सहमत हूँ, भोसले ने मत व्यक्त किया। सवाल सिर्फ पैसे का ही नहीं है। जो नुकसान हुआ है वो तो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन किसी को इस हद तक अपने कब्जे से बाहर जाने देना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। श्रीकांत मुस्कुराया। जो कुछ हुआ है उससे हम खुश नहीं हैं। ये जाहिर करने के लिए हमें कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें सब्र से काम लेना होगा, वो बोला। अगर आप लोग इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ने के लिए रजामंद हो जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गणपत को सबक सिखा दिया जाएगा। काम इतनी सफाई से होगा कि पुलिस का कहीं कोई दखल नहीं होगा। तीनों ने सहमति सूचक सर हिला दिया। लेकिन जय किशन का क्या होगा? नरेन मुखर्जी ने पूछा। श्रीकांत मुस्कुराया। जय किशन, वो तो तुम्हें शुरू से ही नापसंद है। सवाल पसंद या नापसंद का नहीं है, मुखर्जी ने कहा। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था, लेकिन स्वर में कटुता थी।
गणपत को सही ढंग से संभाले रखने की जिम्मेदारी जयकिशन की थी। मौजूदा हालात के लिए वह भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि गणपत है। उसने अपनी बात की सपोर्ट के लिए शेष तीनों की ओर देखा। श्रीकांत ने भोसले को संबोधित किया। जयकिशन तुम्हारा आदमी है विक्रम राव, बोलो इस बारे में क्या कहते हो। विक्रम राव भोसले एक पल खामोश बैठा रहा और फिर विचारपूर्वक बोला, नरेन ठीक कहता है। जयकिशन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि गणपत है। उसे भी इसकी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसे ठिकाने लगाना खतरनाक होगा। इससे गणपत सतर्क हो जाएगा और बहुत मुमकिन है कि वो घबराहट में सीधा अखबार वालों के पास जा पहुंचे। ये काम आज ही नहीं होना है, मुखर्जी ने तर्क दिया। विक्रम राव मुस्कुराया। तुम उससे अभी तक खफा हो नरेन, क्योंकि कुछ दिन उसे कलकत्ता में रहना पड़ा था और उस दौरान वो तुम पर भी हावी होने लगा था। मुझ पर हावी होने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, नरेन मुखर्जी सर्द स्वर में बोला। उसने बस अपनी औकात को भूलने की कोशिश की थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस दफ़ा मैंने उसे बच जाने दिया, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं बच पाएगा। वह घनश्याम की ओर मुखातिब हुआ। तुम क्या कहते हो घनश्याम? अगर वो तुम्हारा आदमी होता तो क्या तुमने उसे बच जाने देना था? घनश्याम ने सर हिलाया। नहीं, उसे सबक मिलना चाहिए, वह बोला, ताकि हमारे लिए काम करने वाले दूसरे लोगों की आंखें भी खुल जाएं। विक्रम राव ने श्रीकांत की ओर देखा। तुम क्या कहते हो श्रीकांत? मैं बहुमत के साथ हूँ। अगर उसे कुछ होता है तो क्या हम पुलिस की सरगर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं? श्रीकांत कुटिलपूर्वक मुस्कुराया। उसे तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि हम गणपत द्वारा लिखा गया खत हासिल नहीं कर लेते, और ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। विक्रम राव ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति पूर्वक सर हिला दिया। मेरा ख्याल है इस मामले को तुम्हारे हाथ में ही छोड़ना बेहतर होगा, लेकिन इसमें पुलिस का बिल्कुल भी दखल नहीं होना चाहिए। पुलिस का कोई दखल नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि गणपत के किस दोस्त के पास वो चिट्ठी है? जाहिर है खुद गणपत तो कुछ बताने से रहा। मुझे यकीन है मैं इसका कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूँगा। कुछ भी करने से पहले ये मत भूलना कि दिल्ली में इंक्वायरी चल रही है। जब तक 100% हालत तुम्हारे काबू में ना हो जाए कोई भी कदम मत उठाना। तुम फिक्र मत करो, कोई चूक नहीं होगी। कोई और बात करनी है? मैं 4 बजे की दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट पकड़ना चाहता हूँ। मैंने तो कोई बात नहीं करनी, तुम लोगों में से किसी को कुछ कहना है तो बोलो। घनश्याम दास ने शेष दोनों की ओर देखा और उन्हें सर हिलाकर इनकार करता पाकर खड़ा हो गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई और एयरपोर्ट चलना चाहता है? नरेन मुखर्जी खड़ा हो गया। मैं चल रहा हूँ, उसने कहा, फिर श्रीकांत की ओर पलटा। बता सकते हो इस बारे में कब तक तुम्हारी ओर से सूचना मिलेगी? विराट नगर से निकलने वाले तमाम अखबार तुम सबके पास पहुंचते हैं ना, उसी में पढ़ लेना। ठीक है। नरेन मुखर्जी और घनश्याम ने शेष दोनों से हाथ मिलाया और बाहर निकल गए। विक्रम राव ने मेज पर पड़े पैकेट से एक सिगरेट निकालकर सुलगाई। तुमने बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है श्रीकांत। तुमने कहा कि पुलिस का कोई दखल नहीं होगा, लेकिन गणपत इस शहर में और कुछ हद तक दूसरे शहरों में भी पब्लिक फिगर का दर्जा रखता है। उस जैसे आदमी की हत्या के बाद बाविला मचना ज़रूरी है। तुम ये भी जानते हो कि घनश्याम और नरेन को किसी किस्म की चूक पसंद नहीं। जानते हो वे अब क्या सोच रहे होंगे? नहीं, श्रीकांत बोला। वो सोच रहे होंगे कि तुम्हारी सिफारिश पर ही मैंने गणपत को संभालने के लिए जयकिशन को यहाँ भेजा था। मैं जानता हूँ नरेन जयकिशन को कतई पसंद नहीं करता। खुद जयकिशन भी यहाँ आकर खुश नहीं हुआ। वो कलकत्ता में ही रहना चाहता था। काश हमने उसकी बात मानी होती तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। मैं अभी भी इस बात के पक्ष में हूँ कि उसे छोड़ दिया जाए। श्रीकांत के चेहरे पर कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट तैर गई। उसे छोड़ दिया जाए? नहीं, इस बात को दिमाग से ही निकाल दो विक्रम। उसे मेरी सिफारिश पर यहाँ भेजा गया था, इसलिए जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ और मैं अपनी गलती को सुधारने में विश्वास करता हूँ।
थंडर के रिपोर्टर अजय कुमार ने सेंटर टेबल पर रखे सील बंद लिफाफे को गौर से देखा। फिर उसकी निगाहें सामने सोफा चेयर पर बैठे गणपत पर केंद्रित हो गई। तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि मैं एक खास समय तक इस लिफाफे को अपने पास सुरक्षित रखूं? उसने पूछा। गणपत ने सर हिलाकर हामी भर दी। हाँ। तो फिर तुम इसे किसी बैंक लॉकर में क्यों नहीं रख देते? मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारे पास ज़्यादा महफूज रहेगा, लेकिन बैंक लॉकर मुझे सूट भी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि मुझे आधी रात को भी इस लिफाफे की ज़रूरत पड़ सकती है, और आधी रात के वक्त बैंक में नहीं जाया जा सकता। दूसरी जिस खास वजह से मैं ये लिफाफा तुम्हें सौंप रहा हूँ, उसे देखते हुए इसका तुम्हारे पास रहना ज़्यादा मुनासिब है। अजय ने असमंजसतापूर्वक उसकी ओर देखा। खास वजह? हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसमें मौजूद मसाले को अपने अखबार में छपवा देना। अजय ने भौहें चढ़ाई। तुम समझते हो तुम्हें कुछ हो सकता है? गणपत मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है जब तक ये लिफाफा तुम्हारे कब्जे में रहेगा मुझे कुछ नहीं होगा। अजय ने उसे घूरा। अगर ऐसी बात है तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं चले जाते? वे लोग तुम्हारी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर देंगे। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं इस मामले को जिस ढंग से हैंडल कर रहा हूँ उससे संतुष्ट हूँ। दूसरे पुलिस को बताने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिसके आधार पर वो कार्रवाई कर सकें। इससे भी बड़ी बात है, मान लो मैं पुलिस को कुछ बता देता हूँ और वो मेरी सुरक्षा करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, तो मैं कितने दिन तक उनकी सुरक्षा पा सकूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 नहीं तो 2 महीने। उसने मेज पर पड़े लिफाफे की ओर संकेत किया। जबकि ये मेरी महफूजियत की परमानेंट गारंटी है। इसके होते हुए मुझे सालों तक कुछ नहीं होने वाला। तुम बस इसको सुरक्षित स्थान पर रखकर भूल जाओ। तुम्हारे पास है कोई ऐसी जगह? हाँ, मैंने इसे अपनी कबर्ड के लॉकर में रखना है। अजय बोला। एतराज़ ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हें किसकी ओर से खतरा है और क्यों है? उसने अपनी सिगरेट उसे ऑफ़र की। पियोगे? गणपत ने सर हिला दिया। नो थैंक यू। तुम रिपोर्टर हो। पेशेवर बॉक्सिंग, रेसलिंग वगैरह के धंधे की आड़ में जुए का कितना मोटा धंधा होता है, इस बात की जानकारी भी तुम्हें ज़रूर होगी। दूसरी बातों की तरह इस मामले में भी तुम्हारा मुल्क अमेरिका की नकल कर रहा है। हमारा मुल्क अमेरिका की नकल कर रहा है। गनीमत है कि ये बीमारी अभी महानगरों तक ही सीमित है और उच्च स्तर पर कुछ एक लोग ही इसमें सक्रिय हैं। खैर, मैं पेशेवर बॉक्सर हूँ और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। मैं खासा नावा पीट रहा था और संतुष्ट था। लेकिन 2 दिन पहले जब मैंने अकरम नामक बॉक्सर को नॉकआउट किया तो इस धंधे के बड़े बड़े दादा मुझसे नाराज़ हो गए। अकरम इस धंधे में मुझसे पुराना है और मेरे मुकाबले ज़्यादा शोहरत कमा चुका है, लेकिन वो बढ़िया बॉक्सर नहीं है। मैंने उसके शो मैच का आयोजन किया क्या? मेरे उस मैच में जिसमें मुझे और अकरम का मुकाबला था, आयोजक जानते थे कि वो मुकाबले में ठहर नहीं सकेगा। दर्शकों का भी यही विचार था, लेकिन इसके बावजूद उसकी जीत पर मोटे दाव लगवाए गए और दादा लोग चाहते थे कि मैं जानबूझकर उससे हार जाऊं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि दादा लोग मुझसे नाराज़ हो गए। अजय ने सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए बोला। अपने नुकसान और तुम्हारे आदेश पालन न करने की वजह से उनका नाराज़ होना स्वाभाविक ही था, लेकिन क्या तुमने उन्हें बता दिया था कि तुम उनके आदेश का पालन नहीं करोगे? मैं बताना तो चाहता था लेकिन बता नहीं सका। मैंने अपने मैनेजर जय किशन मेहता से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा इरादा भाप गया था, इसलिए जानबूझकर मुझे अवॉइड करता रहा। फिर इतना वक्त नहीं बचा कि बैट यानी कि दाव कैंसिल की जा सके। लेकिन अगर तुम्हारे मैनेजर तुम्हारे इरादे को भाप गया था तो उसे तुमसे ज़रूर मिलना चाहिए था, ताकि वक्त रहते बैट कैंसिल की जा सकती। उसे उम्मीद थी कि लाखों के नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए शायद मैं अपना इरादा बदल लूँ। उसे ये भी डर था कि रिंग में उससे बातें करते देखकर कोई मिली भगत का शक न कर बैठे, इसलिए वो मेरे कॉर्नर से दूर ही रहा था। फिर जब मैं उसके पास पहुंचा तब तक फाइट ख़त्म हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? अजय ने पूछा। जय किशन मुझ पर और मेरे ट्रेनर पर बहुत बिगड़ा। उसने मुझे परोक्ष रूप से धमकी भी दी। जवाब में मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं इस धंधे में उनकी मिलीभगत, जुए के दाव वगैरह के बारे में जो कुछ जानता हूँ उसे विस्तार पूर्वक लिख कर अपने दोस्त को सौंप दिया है,
और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा वो दोस्त मेरे उस खत को अखबार वालों के हवाले कर देगा। जय किशन ने मेरा वो संदेश जरूर उन दादाओं तक पहुंचा दिया होगा। वे लोग पूरे घाग हैं और अब मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं कर सकेंगे। तुमने ये सब किया क्यों? क्योंकि मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ। अकरम को हराने के बाद अब मैं मौजूद चैंपियन को ललकार सकता हूँ। तुम समझते हो कि तुम चैंपियन बन सकते हो? गणपत आत्मविश्वास पूर्वक मुस्कुराया। बेशक, मुझे पूरा यकीन है वो जोकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो चैंपियन सिर्फ इसलिए है क्योंकि दादा लोगों की मेहरबानियों से हासिल थी और है, वरना चैंपियन बनने लायक बॉक्सर वो नहीं है। उसमें ना तो कुशलता है, न चुस्ती फुर्ती और ना ही पर्याप्त दमखम। और अब उस पर से तो उन दादाओं की मेहरबानियाँ उठ जाएंगी। क्यों? इसलिए कि मेरी और चैंपियन की असलियत वे अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें चैंपियन से ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि वो हार गए या हार जाए, और जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा तो वो ज़्यादा नावा कमा सकेंगे। अजय ने मेज पर पड़ा लिफाफा थपथपाया। यानी तुम इसके दम पर उन्हें मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल, मैं ऐसा शानदार प्रदर्शन करूंगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। दादाओं को इतनी मोटी रकम हाथ लगेगी कि उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी और मुझे खिताब हासिल हो जाएगा। मान लो वो लोग ऐसा ना होने दें तो? गणपत के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों? वो ऐसा क्यों नहीं होने देंगे? उन्हें तो इसमें सरासर फ़ायदा ही है। खैर, ये सब मेरी सरदर्दी है। तुम सिर्फ इतना ही करो जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अजय ने अनिच्छापूर्वक कंधे झटकाए। और तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर इस मामले में भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारा कोई वकील वगैरह नहीं है? गणपत के चेहरे पर पुनः मुस्कुराहट लौट आई। है, लेकिन मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि दादा लोग इस लिफाफे को हथियाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरे वकील को वो आसानी से खरीद सकते हैं, उसे डरा धमका भी सकते हैं। उस सूरत में मेरा वकील मेरे हितों को ज़रूर नज़रअंदाज कर जाएगा। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं खरीदा नहीं जा सकूंगा या किसी दबाव और धमकी में नहीं आऊँगा? तुम ना तो लालची हो और ना ही किसी के दबाव में आने वाले। तुम कैसे आदमी हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अजय। अजय मुस्कुराया। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे विश्वास को बनाए रखूँगा। गुड। अब मैं अपने मैनेजर जय किशन से दो टूक फैसला करूँगा कि या तो वो मेरे चैम्पियनशिप के मुकाबले का प्रबंध करे या फिर मैं कोई दूसरा मैनेजर ढूंढ लूँगा। अजय ने अंतिम कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में कुचल दी। मानना पड़ेगा, तुम खतरनाक ढंग से जीना पसंद करते हो। सुखवंत ने जिंदगी भर चैंपियन बने रहने का ठेका नहीं ले रखा। वह बहुत दिन तक इस टाइटल से चिपका रह चुका है। अब मेरी बारी है उस टाइटल को पाने की। मैंने अच्छी तरह सोचने समझने के बाद ही दादाओं से दुश्मनी ली है। अपना भला बुरा तुम खुद ही बेहतर ढंग से समझ सकते हो। मान लो तुम्हारी योजना कामयाब हो जाती है और तुम्हारा मुकाबला तय हो जाता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मुकाबले के वक्त मैं भी तुम्हारे पास रहूं? नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को भी पता चले कि मेरे तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है। तुम्हें मेरे साथ देखते ही वो समझ जाएंगे कि ये, उसे लिफाफे की ओर इशारा किया, किसके पास है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस इक्के को कोई तुरुप से काट ले। अजय ने चंद क्षण सोचा, फिर सहमति सूचक सर हिला दिया। तुम्हारे यहाँ आने के बारे में कोई और भी जानता है? नहीं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। हो सकता है यहाँ आते समय तुम्हारा पीछा किया गया हो? नहीं, मैंने पूरी सतर्कता बरती थी। अपनी मुलाकात को गोपनीय रखने की वजह से ही मैं तुम्हारे ऑफिस में न जाकर घर पर आया हूँ। गणपत खड़ा हो गया। जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर मैं टाइटल फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं रिंग के एकदम पास वाली सीटों के 2 VIP पास डाक द्वारा तुम्हारे पास भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ से जाते समय ध्यान रखना, उसकी फिक्र तुम मत करो। गणपत ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका और निकल गया। जयकिशन ने विस्की का तगड़ा पैक बनाया और गिलास लेकर अपने ड्राइंग रूम की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी।
खिड़की से आती ठंडी नम हवा का स्पर्श महसूस करता जयकिशन बेमन से सड़क की ओर देख रहा था। वो पहले भी 3 तगड़े पैक कंठ से नीचे उतार चुका था, लेकिन ना तो उसे सुरूर महसूस हो रहा था और ना ही पीने में मज़ा आ रहा था। उसके दिलो दिमाग पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। वो उसी को विस्की में घोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने गिलास ऊपर उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। गिलास मेज़ पर रखकर वह पुनः खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। उसने एक सिगरेट जला ली और छोटे छोटे कश लेने लगा। उसने सिगरेट ख़त्म होने तक इंतज़ार किया, मगर आशा के विपरीत हल्का सा भी सुरूर महसूस नहीं हुआ। बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती प्रतीत हुई। श्रीकांत की ओर से कोई समाचार क्यों नहीं मिला? उसने सोचने की कोशिश की। जब से गणपत की ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करने की धमकी के बारे में बताया था, श्रीकांत ने उसे कोई नई हिदायत क्यों नहीं दी थी? वो जानना चाहता था कि श्रीकांत और बाकी तीनों मेंबर्स का गणपत की धमकी का क्या असर हुआ, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। लेकिन उसने जानबूझकर श्रीकांत को फ़ोन नहीं किया। उसे यूं लग रहा था कि मानो इस मामले में किसी खबर का ना मिलना ही अपने आप में बड़ी भारी खुशखबरी थी। श्रीकांत की चुप्पी का एक मतलब ये भी हो सकता था कि गणपत का अनुमान सही था। वे लोग उसके खिलाफ तगड़ा कदम उठाने का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। अचानक डोरबेल की चीख सुनकर जयकिशन उछल पड़ा। कौन हो सकता है इस वक्त? उसने स्वयं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सोचा कि दरवाज़ा खोले या नहीं। तभी घंटी दोबारा चीख उठी। जयकिशन थके से अंदाज से चलता हुआ प्रवेश द्वार पर पहुंचा। कौन है? उसने शंकित स्वर में पूछा। गणपत, दरवाज़ा खोलो। जयकिशन ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर अकेले गणपत को देखकर उसने राहत की गहरी सांस ली। गणपत उसे धकेल कर भीतर आ गया। जयकिशन दरवाज़ा बंद करके उसकी ओर पलटा। विस्की लोगे? गणपत मुस्कुराया। श्योर। जयकिशन किचन से दूसरा गिलास ले आया। उसने दोनों गिलासों में तगड़े पैक बनाने और एक पैक गणपत को थमा दिया। गणपत ने विस्की का घुट भरने के बाद उसकी ओर देखा। अपने बॉसेस को तुमने मेरा मैसेज दे दिया था? जयकिशन ने जवाब में सिर्फ सर हिलाकर हामी भर दी। क्या कहा उन्होंने? तुम्हें उनसे क्या कहने की उम्मीद थी? गणपत ने भौहें चढ़ाई। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम अभी तक जिंदा हो, क्या ये जवाब काफ़ी नहीं? गणपत ने गिलास खाली करके मेज़ पर रख दिया। सीधी तरह बताओ कि मुझे चैंपियनशिप के मुकाबले में उतारने को तैयार हैं या नहीं? जयकिशन ने अपने गिलास में घूंट भरते हुए उसे घूरा। सुखवंत का मैनेजर सुखवंत पर तुम्हारी छाया भी नहीं पड़ने देगा। गणपत ने अपनी गीली जलकिनर उतार कर सोफे पर डाल दी। मुझे किस्सा देने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुखवंत का मैनेजर भी महज दिखावे के लिए है, जैसे कि तुम हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उन्हीं के साथ ही सुखवंत का भी कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जो मेरे मालिक हैं वही चैंपियन के भी मालिक हैं। उस मिट्टी के मादों से मेरा मुकाबला कराने में उनका कोई नुकसान नहीं है। उनकी स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वे आदमी चैंपियन के मालिक हैं और बाद में भी रहेंगे। बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि सुखवंत की बजाय चैंपियन मैं बन चुका हूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चौथे राउंड में मैं सुखवंत को नॉकआउट कर दूंगा। जयकिशन ने भी अपना गिलास खाली करके मेज़ पर रख दिया। तुमने सिर्फ एक ही बात ठीक कही है कि महज दिखावे की चीज़ हूँ, वो बोला। लेकिन जिन लोगों ने मुझे दिखावे की चीज़ बनाया हुआ है उनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। वो लोग तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे गणपत। तुम्हारी दगाबाजी की वजह से उन्हें 10 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद भी तुम सही सलामत घूम रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी धमकी में आ गए हैं या तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। अगर वाकई कोई फ़ैसला नहीं किया गया है तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। बेकार अपनी जान गंवाने की कोशिश मत करो। कोई गलत कदम उठाने का पागलपन उनका बंटाधार कर देगा। इसे वो अच्छी तरह जानते हैं और तुम भी जानते हो। सबसे बड़ी बात कि मैं भी यही बात जानता हूँ। जयकिशन ने जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई। उसने गहरा कश लेकर ढेर सारा धुआं उगला और फिर कड़ी निगाहों से उसे घूरा। तुम जो कुछ कर रहे हो उसे महज तुम्हारा पागलपन ही कहा जाएगा। इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम शायद नहीं जानते कि ऐसे ढेरों तरीके हैं
जिनसे किसी की हत्या की जा सकती है, और कोई शक तक भी नहीं करेगा कि हत्या की गई थी। प्रत्येक व्यक्ति उसे दुर्घटना ही समझेगा। हिट एंड रन की वारदातें आए दिन होती रहती हैं। किसी भी दिन तुम भी उसके शिकार हो सकते हो। गणपत ठाका लगाकर हंस दिया। जय किशन ने गौर से उसे देखा। वो रंच मात्र भी प्रभावित नजर नहीं आया। तुम इसे मजाक समझ रहे हो? मजाक को मजाक नहीं तो और क्या समझा जाएगा? तुम और तुम्हारे बॉसेस अपनी खैरियत चाहते हैं तो मेरी बात माननी ही होगी। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम लोगों के इस धंधे की जो पोल है ना, वो अखबार वाले खोल देंगे और तुम सबको अपनी बाकी ज़िंदगी सीखचों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। उसकी निगाहें जयकिशन के मोटे चेहरे पर जमी थी। और अखबार वालों से मेरा मतलब योर बॉस नामक चीथड़े से नहीं है। मैं थंडर की बात कर रहा हूँ, जो मेरे मसाले को इस्तेमाल करने में डरना तो दूर रहा, जरा हिचकेगा तक नहीं, और ना ही इस दुनिया में कोई उसे खरीद सकता है। जय किशन के माथे पर बल पड़ गए। उसने जल्दी जल्दी 3-4 गहरे कश लेकर सिगरेट को एस्ट्रे में झोंक दिया। तुम बेकार ब्लफ मार रहे हो। गणपत हंसा। अगर तुम्हें असलियत भी ब्लफ नजर आती है तो मैं इसे तुम्हारी बदकिस्मती ही कहूँगा। जय किशन ने अनिच्छापूर्वक कंधे झटकाए। अगर तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लिया जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी बात की जानकारी रखना एक बात है और उसे साबित करना सरासर दूसरी। लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा था कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी प्रतिष्ठित अखबार थंडर के पास पहुंचेगी, किसी चीथड़े के पास नहीं। तुम्हें शायद थंडर के स्टाफ की जानकारी नहीं है। सुनो, उन्हें जरा सा सुराग मिलने की देर होती है कि वे उस मामले के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और फिर उसकी तह में पहुंचकर ही दम लेते हैं। तुम्हें मेरी इस बात का यकीन तभी आएगा जब तुम्हारे बॉसेस मेरे साथ कुछ करने का पागलपन कर बैठेंगे और फिर थंडर कहर बनकर उन पर टूट पड़ेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना कुछ जानता था और वो कितना कुछ साबित कर रहे हैं। जय किशन के चेहरे पर गहन विचारपूर्ण भाव परिलक्षित हुए। तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने प्राजित से स्वर में पूछा। तुम मेरे मैनेजर हो, इसलिए मेरे प्रति अपने फर्ज को नियति के साथ अंजाम दो। मुझे चैंपियन का खिताब दिलाने की तैयारी करो। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ना, चैंपियन सुखवंत का मैनेजर। और मैंने भी तुम्हें अभी अभी बताया ना कि अपने बॉसेस को समझाओ, जिन पर इस मामले का असली दारोमदार है। चैंपियन के मैनेजर का राग मेरे सामने अलापना बेकार है। जय किशन ने एकदम से जवाब नहीं दिया। वह सोच विचार में फंसा प्रतीत हुआ। मुझे यकीन है कि वो इसके लिए हरगिज रजामंद नहीं होंगे, अंत में वो बोला। और तुम्हें उनको रजामंद करना पड़ेगा। मान लो वो इस बात को साफ इनकार कर दे तो? मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम कोशिश करोगे तो वो ज़रूर रजामंद हो जाएंगे, गणपत ने कहा और शरारती ढंग से उनकी ओर आंख मार दी। उन्हें इसमें एक और भी फ़ायदा है। क्या? योर वॉइस उन लोगों की मुट्ठी में है, लेकिन जब मेरा दिया मसाला थंडर में छपेगा तो थंडर की ढेरों अतिरिक्त प्रतियां बिकेंगी और योर वॉइस पर लोग थूकेंगे, क्योंकि वो असलियत को नकारने की कोशिश करेगा। जय किशन ने ताज़ा सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा। फिर उसके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट हुए मानो बड़ी मुश्किल से किसी नतीजे पर पहुंचा था। वो टेलीफोन की ओर बढ़ गया। उसने गणपत को देखने का मौका ना देते हुए अपनी मोटी उंगली से जल्दी जल्दी नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होते ही वो धीमे स्वर में बातें करने लगा। गणपत ने अपने गिलास में विस्की डाली और इत्मीनान से सोफे पर बैठकर चुस्कियां लेने लगा। आमतौर से रात 9 बजे से पहले वो विस्की नहीं पीता था और 2 पैक से ज़्यादा कभी नहीं पीता था, लेकिन ये उसके लिए सुनहरी मौके से कम नहीं था। इसलिए उसने अपने उसूल ताक पर रखने का फैसला कर लिया। वो नोट कर चुका था कि उसकी बात से पूरी तरह प्रभावित होने के बाद ही जय किशन ने फ़ोन करने का फैसला किया था। साफ जाहिर होता था कि जय किशन उसके सामने समर्पण करता प्रतीत हुआ था। उसे यकीन हो चला था कि जय किशन अपने बॉस को ज़रूर रजामंद कर लेगा। गणपत ने अपना गिलास खाली कर दिया। जय किशन संबंध विच्छेद करके पलटा। उसके चेहरे पर हैरानगी और राहत के मिले जुले गहन भाव साफ नजर आ रहे थे। गणपत रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया
वो समझ गया कि उसका वार कारगर साबित हो चुका है। क्या कहा? वही जो तुम चाहते हो। मेरा अंदाज़ा तो सरासर गलत निकला। क्या मतलब? वो लोग तुमसे बिल्कुल भी खफा नहीं हैं। अकरम को नॉकआउट करने की तुम्हारी परफॉर्मेंस से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये मस्केबाजी छोड़ो, सीधी तरह बताओ, क्या वे चैंपियन के खिताब के लिए सुखवंत से मेरा मुकाबला कराने को तैयार हैं? जय किशन ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, तुमने आज से ठीक 2 महीने बाद सुखवंत के मुकाबले पर मैदान में उतरना है। कल हम तुम्हारे ज़रूरी पेपर्स तैयार करवा देंगे और साइन कर लेंगे। गणपत एकदम उछलकर खड़ा हो गया। देखा को तुमने, मैं पहले ही कहता था कि वो इनकार नहीं कर सकेंगे। तुम ठीक कहते थे। नया चैंपियन से मिलो जय किशन। गणपत उसे बाहों में भरता हुआ बोला। अब से तुम चैंपियन गणपत के मैनेजर कहलाओगे। बस साबित करने के लिए उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज रात हम दोनों को डिनर के लिए फुल मून बार कम रेस्तरां में एक टेबल भी रिजर्व करा दी है। जय किशन उसे परे धकेलता हुआ बोला, ताकि तुम इस मौके को सेलिब्रेट कर सको। वहाँ तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। एवरीथिंग विल बी ऑन द हाउस। तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। उसकी निगाहें गणपत के चेहरे पर जमी थी। मैंने सुना है जगमोहन के पास आजकल करीब 1 दर्जन ऐसी छोकरियां हैं जो अच्छों के होश उड़ा देती हैं। तुम्हारे बॉसेस सचमुच जानते हैं कि अपनी कीमती चीज़ की कदर कैसे की जाती है। गणपत उसका हाथ दबाते हुए बोला। आखिरकार उन्हें पता चल ही गया कि गणपत द ग्रेट से मिलकर चलना ही उनके हक में फ़ायदेमंद है। जयकिशन मुस्कुराया। हाँ, तुम यकीनन उनके लिए बेशकीमती चीज़ हो। अजय ब्लैक रोज़ रेस्तरां के ऑफिस में बैठा अपने दोस्त सुधाकर के साथ विस्की की चुस्कियों के दौरान गप्पे मार रहा था। उस वक्त रात के 8:30 बजे थे। सुधाकर स्पेशल डिनर का ऑर्डर दे चुका था। उन्होंने एक एक पैग और मारने के बाद ठीक 9 बजे डिनर लेना था। ये सब सुधाकर की ओर से हो रहा था। सुधाकर बड़े अच्छे मूड में था और अजय से बहुत खुश था, क्योंकि अजय अपने वादे के मुताबिक पिछले साल सुधाकर की बर्थडे पार्टी में अपने ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट सलमा जैदी को साथ ले आया था। पार्टी में सलमा जैदी ने निकाह फिल्म की गज़लें सुनाकर वो समा बांधा था कि तमाम मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए थे। बाद में प्रत्येक ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर खुद सलमा आगा मौजूद होती तो यकीनन ईर्ष्या से जल मरती। बर्थडे पार्टी के बाद सुधाकर ने कई बार अजय को फ़ोन करके कहा था कि पार्टी को सफल बनाने की खुशी में वो शानदार डिनर कराना चाहता था, लेकिन अजय व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल रहा था। आज उसे वक्त मिला तो वो डिनर वसूल करने आ पहुंचा था। मैं तो यही कहूँगा कि वो लड़की तुम्हारे ऑफिस में बेकार अपना वक्त ज़ाया कर रही है। उसे फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, उसके पास टैलेंट है, सुधाकर ने कहा। अजय ने अपनी ग्लास से विस्की सिप करने के बाद सिगरेट जलाया। फिल्मों में ट्राई मारने के लिए टैलेंट से ज़्यादा मौके और तकदीर की ज़रूरत होती है मैनेजर साहब। वहाँ हज़ारों टैलेंटेड आदमी और औरतें इन दिनों बातों के होते हुए भी धक्के खा रहे होते हैं। अरे ट्राई मारने में फिर भी कोई हर्ज नहीं, कौन जानता है तकदीर साथ दे जाए। मैं उसे तुम्हारी ओर से सुझाव दे दूंगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। सुधाकर ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी ओर से भी कहा गया कि उसे सुनने के बाद वो बोला, हाँ है, प्लीज़ होल्ड ऑन, और रिसीवर अजय की ओर बढ़ा दिया। तुम्हारी कलीग नीलम तुमसे बात करना चाहती है। नीलम? उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और उसने रिसीवर थाम लिया। अब खुद ही पूछ लो। हेलो, अजय स्पीकिंग। आई नो, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, तो फिर उखड़ क्यों रही हो? और क्या करूँ? पूरे 40 मिनट से मैं जगह जगह फ़ोन करके तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अजय चकराया। क्यों, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? तुम गणपत नामक किसी आदमी को जानते हो? हाँ, वो तो एक पेशेवर बॉक्सर है। वो तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन उसने तुम्हें कैसे अप्रोच कर लिया? मुझे नहीं, उसने नंदलाल को फ़ोन करके मैसेज दिया था। नंदलाल थंडर के ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर था। उसकी ड्यूटी शाम 6 के बाद शुरू होती थी। जाहिर था कि गणपत ने
पहले उसके फ्लैट में फ़ोन किया होगा, वहाँ से जवाब ना मिलने पर उसने थंडर के ऑफिस में फ़ोन करके मैसेज दे दिया था और नंदलाल ने इस उम्मीद में कि नीलम ज़रूर किसी न किसी प्रकार उससे संपर्क कर ही लेगी, मैसेज उसे पार कर दिया था। नतीजन नीलम उसके संभावित ठिकानों पर फ़ोन करके उससे संपर्क बनाने की कोशिश करती रही थी। मुझे अफसोस है तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी नीलम। बाय द वे मैसेज क्या है? वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन आइंदा तुम्हारे ऐसे किसी चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी। मैंने कहीं जाना था और इस झंझट में मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। ओह, आई एम वेरी सॉरी। मैं नंदलाल को ताकीद कर दूंगा कि आइंदा वो मेरे कोई मैसेज तुम्हारे पास न क्या करे। कोई ज़रूरत नहीं, उसे तो मैं खुद ही ताकीद कर चुकी हूँ। मानना पड़ेगा, तुम यकीनन बहुत समझदार हो। मस्का मत मारो, इस चक्कर में मेरा जो वक्त बर्बाद हुआ है और प्रोग्राम चौपट हुआ है, उसका खामियाजा तुम्हें उठाना पड़ेगा। बेशक, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। बोलो क्या चाहती हो? मुगल रेस्तरां में स्पेशल डिनर। मंजूर है। कब? आज के अलावा जब भी तुम कहो। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। अब मैसेज भी बता दो। सुनो, गणपत ने कहा है कि तुम आज रात 12 बजे उसे फ़ोन करो। उसका नंबर? नीलम ने बता दिया। अजय ने नंबर नोट करने के बाद पूछा, बता सकती हो ये 12 बजे का क्या चक्कर है? चक्कर कोई नहीं है, वो 12 बजे से पहले उस स्थान पर नहीं पहुंचेगा जहां का नंबर उसने दिया है। ठीक है, और कुछ? सिर्फ ये कि डिनर का अपना वादा भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा। अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। क्या चक्कर है? कुछ नहीं यार, 12 बजे ऑफिशियल ड्यूटी पर कहीं जाना है। सुधाकर ने अपना गिलास खाली करने के बाद सिगरेट जला ली। जानते हो मैं क्यों आज तुम्हारी खातिरदारी कर रहा हूँ? अजय ने संदेहपूर्वक उसे घूरा। क्या इसकी वजह वो नहीं जो तुम दर्जनों बार फ़ोन पर बता चुके हो? सुधाकर मुस्कुराया। उसके साथ साथ एक और भी है। क्या? 15 अक्टूबर यानी मेरा बर्थडे फिर आ रहा है। तो तुमने इस बार फिर सलमा जैदी को लेकर बर्थडे पार्टी में आना है। यानी तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? हाँ, जो चाहे समझ लो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं वजह जानना चाहूँगा। अजय फिलहाल इस बहस में नहीं पड़ना चाहता था। वो नीलम के माध्यम से मिले गणपत के मैसेज के बारे में सोच रहा था और उसे ये सोचकर कोफ्त महसूस हो रही थी कि गणपत के चक्कर में कहीं सारी रात ही काली ना हो जाए। मैं सलमा जैदी से पूछकर बता दूंगा, उसने गोलमोल जवाब दिया और अपने गिलास में बची विस्की एक ही बार में गले से नीचे उतार दी। यार, टालने की कोशिश मत करना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वादा क्यों नहीं करते? सितंबर ख़त्म हो रहा है, अब दिन ही कितने रह गए हैं। बगैर उससे पूछे तो मैं कोई वादा नहीं कर सकता। हो सकता है उस दिन उसका कोई और प्रोग्राम पहले से ही तय हो। सुधाकर ने दोनों गिलासों में विस्की डालकर सोडा और बर्फ़ मिलाया। ये सब मैं नहीं जानता अजय, तुमने उसे साथ लेकर आना है। ठीक है, मैं कल उससे पूछकर तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। अजय बात ख़त्म करने की गरज से बोला। श्योर? क्वाइट श्योर। गणपत और जयकिशन फुल मून बार कम रेस्तरां के बाहर टैक्सी से उतरे। प्रवेश द्वार में खड़े वर्दीधारी दरबान के फर्शी सलाम के जवाब में धीमे से सर हिलाकर वो भीतर दाखिल हो गए। रेस्तरां में खासी भीड़ थी। हॉल के बाहर करीब 1.5 दर्जन व्यक्ति इस इंतजार में खड़े थे कि मेज़ें खाली हों तो वो अंदर जाएं। पहले से रिजर्वेशन कराए बगैर वहां आने वालों को इसी स्थिति का सामना करना होता था। गणपत और जयकिशन ने हॉल के दरवाजे में कदम रखा ही था कि वर्दीधारी हैंड वेटर उनके सामने आ खड़ा हुआ। सॉरी सर, नो एडमिशन विदाउट रिजर्वेशन। हमारे लिए टेबल रिजर्व है, जयकिशन अधिकारपूर्वक बोला। टेबल नंबर सर? वो तो हमें पता नहीं, खुद मिस्टर जगमोहन ने हमारे लिए टेबल रिजर्व करवाई है। योर नेम सर? जयकिशन और गणपत। हेड वेटर ने अपने हाथ में थमी रिजर्वेशन लिस्ट का अध्ययन किया। ऑफ कोर्स सर, वो क्षमा याचना पूर्वक बोला और परे हट गया। गणपत और जयकिशन हॉल में दाखिल हुए। हेड वेटर ने एक अन्य वेटर को बुलाया। आप दोनों जगमोहन साहब के मेहमान हैं डेविड, इन्हें टेबल नंबर 34 पर ले जाओ, स्टेज के पास। फिर गणपत की ओर सर नवाकर विनीत स्वर में बोला, आप जिस चीज़ की भी ज़रूरत महसूस करें उसे बेहिचक डेविड को बता दें प्लीज़।
मैं जाकर जगमोहन साहब को बता देता हूँ कि आप लोग आ गए हैं। आइए साहब, डेविड सम्मानपूर्वक बोला। वे दोनों उसके पीछे चल दिए। डेविड ने उन्हें स्टेज के बाएं ओर एक मेज़ पर बैठा दिया और स्वयं तनिक पीछे हटकर खड़ा हो गया। गणपत ने स्टेज की ओर देखा, जहां अल्प लिबास वाली 7 जवान खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां ऑर्केस्ट्रा के धीमे संगीत पर कोरस में अंग्रेजी गाना गा रही थी। कम कम टू पिक अस, कम कम एंड किस अस। गणपत मेज पर आगे झुक गया। हॉल के दरवाजे पर मिले वेटर ने कहा था कि मेरी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। वह बोला, उस बीच वाली छोकरी के बारे में क्या कहते हो? जयकिशन ने स्टेज की ओर देखा। गणपत द्वारा इंगित बीच वाली लड़की पर निगाह पड़ते ही खुद उसे भी अपने खून का दौरा तेज होता महसूस हुआ। एंग्लो इंडियन सी नजर आने वाली उस लड़की के बाल सुनहरी थे और आंखें नीली, ऊंचा कद, एकदम गोरा रंग, उन्नत वश, पुष्ट नितंब और सुडोल टांगे। जयकिशन एक टक उधर ही देखता रहा। वो चाह कर भी उधर से निगाहें नहीं हटा पा रहा था। इतनी जबरदस्त सेक्स अपील वाली लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। छी छी, बुरी बात जयकिशन, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो, गणपत ने टोका। जयकिशन ने मजबूरन स्टेज की ओर से अपनी निगाहें हटा ली। ये लड़की है या सेक्स बॉम्ब? वह फंसी सी आवाज़ में बोला। गणपत मुस्कुराया। अपनी पसंद हमेशा लाजवाब होती है, वो बोला। तुम ऐसा करो, वेटर से एक गिलास ठंडा पानी मंगा कर पी लो, तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी। जयकिशन ने जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट जलाई। मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद का वाकई जवाब नहीं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारे लिए छोकरियों के फिल्म में पढ़ना नुकसानदेह साबित होगा। छोकरियां मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं, लेकिन ज़्यादा टॉनिक भी सेहत के लिए नुकसानदेह ही साबित होता है, ख़ास तौर से उस सूरत में जबकि ठीक 2 महीने बाद तुमने खिताब पाने के लिए मैदान में उतरना है। जयकिशन ने कहा और हॉल के दरवाजे की ओर देखा, जहाँ रिजर्वेशन लिस्ट थामे खड़ा हेड वेटर ऊंचे कद और भारी कसरती बदन वाले एक करीब 40 वर्षीय आदमी से उनकी मेज की ओर इशारा करते हुए कह रहा था, जगमोहन आ रहा है, वो यहाँ मैनेजर है, वो तुम्हारी चाहत पूरी कर सकता है। सुर्ख कठोर चेहरे वाला जगमोहन उधर ही आ रहा था। उसकी चाल में चुस्ती फुर्ती झलक रही थी। करीब 15 साल पहले तक वह फ्री स्टाइल कुश्ती का अच्छा फाइटर रहा था। फिर औरत और शराब के फेर में पड़कर अपना कैरियर तबाह कर बैठा। वो बेहद चालाक था और पैसे की खातिर बड़े से बड़ा रिस्क भी उठा लिया करता था। उसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए श्रीकांत ने उसे रेस्तरां का मैनेजर बनाया था और अपने इस फैसले पर श्रीकांत को कभी अफसोस नहीं हुआ था। जगमोहन प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरी सूझबूझ और लगन के साथ निभाता आ रहा था। उसने कभी भी किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो मेज के पास आकर रुका। गणपत और जयकिशन से हाथ मिलाकर एक अन्य कुर्सी खींच कर बैठ गया। आप लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया या दे दिया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, अभी हम सोच रहे हैं, गणपत बोला। सोचने की क्या बात है, जो भी चाहे ऑर्डर दीजिए, तुम्हारी पसंद की हर चीज़ मुहैया कराई जाएगी। गणपत पसंद कर चुका है, जयकिशन बोला। जगमोहन ने गौर से जयकिशन की ओर देखा, फिर स्टेज की ओर निगाह घुमा दी। कौन सी चाहिए? बीच वाली, सुनहरी बाल, नीली आंखें और ठोड़ी पर बड़ा सा तिल, जयकिशन बोला। जगमोहन मुस्कुराया। ओह श्योर, इसका नाम लीला विक्टर है, एंग्लो इंडियन है, फिल्मों में भी बतौर एक्स्ट्रा काम कर चुकी है, लेकिन ब्रेक ना मिलने की वजह से यहाँ आ गई। आज भी ये फिल्मों में जाने की इच्छुक है। वो लीना के बारे में जानकारी देने के बाद गणपत से बोला, तुम्हारी पसंद काबिले तारीफ़ है। गणपत हंसा। क्या मैं खुद काबिले तारीफ़ नहीं हूँ? मैं लीना को बोल दूँगा। जगमोहन उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बोला। उसके बाकी शो कैंसिल करा दूँगा, लेकिन कल रात 9 बजे से पहले इसे यहाँ वापस पहुँचा देना। इसका मतलब ये करीब 24 घंटे तक मेरी मिल्कियत रहेगी? बेशक, वैसे तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए स्थायी रूप से भी इसे साथ रख सकते हो। नहीं, जयकिशन ने प्रतिवाद किया। सिर्फ कल दोपहर तक के लिए। कल शाम से इसने ट्रेनिंग शुरू करनी है। ये ठीक 2 महीने बाद चैंपियन से मुकाबला करने वाला है, इसलिए 2 महीने तक इसे शराब और औरत से दूर रहना होगा। जगमोहन प्रभावित नजर आया। खिताब के लिए?
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम ज़रूर खिताब हासिल कर लोगे। गणपत का सीना गर्व से फूल गया। तुम मेरे ऊपर मोटे से मोटा दबाव लगाना मत भूलना, वो बोला। बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जगमोहन ने कहा। फिर पूछा, लीना को किस वक्त ले जाना चाहते हो? और उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। डिनर शो ठीक 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं ठीक 61 मिनट बाद इसे साथ ले जाऊंगा। जगमोहन ने गणपत को घूरा, फिर खड़ा हो गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जय किशन ने वेटर को बुलाया और गणपत की सलाह से खाने का ऑर्डर दे दिया। अजय ने एक पब्लिक कॉल बूथ के सामने अपनी मोटरसाइकिल रोकी। मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करके वो बूथ में जा घुसा। उस वक्त 12:02 हुए थे। अजय जानबूझकर 11:15 तक सुधाकर से गपशप करता रहा और अब सीधा वहीं से आ रहा था। उसे नीलम द्वारा बताया गया नंबर डायल किया। दूसरी ओर चंद क्षण घंटी बजती रही और फिर एक मधुर नारी स्वर लाइन पर उभरा। हेलो, हु इज़ कॉलिंग प्लीज़? अजय ने हाथ में पकड़ा 50 पैसे का सिक्का कॉइन बॉक्स में डाल दिया। मिस्टर गणपत इज़ देयर? यस, ही इज़। योर गुड नेम प्लीज़? अजय कुमार। यू वॉन्ट टू स्पीक टू गणपत? यस। होल्ड ऑन प्लीज़। लाइन पर खामोशी छा गई। अजय रिसीवर हाथ में थामे खड़ा सोचता रहा, ये औरत कौन थी और गणपत के पास क्या कर रही थी? चंद क्षणोपरांत गणपत का स्वर लाइन पर उभला। ओहो अजय, शुक्र है तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया। तुम्हें बेवक्त तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो इस वक्त? हाँ। सुबह आने से काम नहीं चलेगा? नहीं। और सुनो, यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें बेवक्त भागदौड़ करने का ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई ख़ास चीज़ है? हाँ, एकदम ख़ास। इतनी ज़्यादा ख़ास कि देखने के बाद तुम उसे छूना ज़रूर चाहोगे, लेकिन मैं छूने की इजाज़त नहीं दूंगा। लगता है तुम ज़्यादा पी गए हो और नशे में बहक रहे हो। मैं कल तुम्हारे पास नहीं। गणपत ने ऊंची आवाज़ में प्रतिवाद किया। कल ना तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ मिलेगी और ना ही मैं मिलूँगा। अजय को खींच सी आने लगी। तुम सीधी तरह क्यों नहीं बताते आखिर बात क्या है? बात बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती। तुम फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। लाइन पर किसी स्त्री के हंसने की धीमी आवाज़ सुनते हुए अजय ने बेमन से पूछा, पता बताओ। गणपत ने बता दिया। ठीक है, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और फ़ोन रख दिया। वह बूथ से निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गणपत द्वारा बताए गए पते की ओर रवाना हो गया। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोलकर जो स्त्री प्रकट हुई, उसे देखते ही अजय ठगा सा खड़ा रह गया। उसके अस्त व्यस्त बाल सोने के बारीक चमकीले तारों के उलझे हुए ढील की भांति उसके कंधे पर फैले हुए थे। नीली चमकीली आंखों में आमंत्रण का चुंबकीय आकर्षण था। मुस्कुराहट की मुद्रा में खिंचे पतले सुर्ख होंठ भी अपनी ओर खींचते से प्रतीत हो रहे थे। वो काफ़ी लंबा और ढीला सा ड्रेसिंग गाउन पहने थी और उसकी डोरी पतली पीठ के इर्द गिर्द इस ढंग से कसी हुई थी कि गाउन का सामने वाला ऊपरी हिस्सा काफ़ी खुल गया था और उससे उसका रोज और बीच की घाटी का काफ़ी भाग नज़र आ रहा था। वह युवती कुल मिलाकर सर से पांव तक सेक्स की जीती जागती तस्वीर नज़र आ रही थी। उसने सर से पांव तक अजय का जायज़ा लिया, फिर उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट खेल गई। मेरा नाम लीला विक्टर है, फरमाइए। अजय अब तक उसे निहार रहा था। वह प्रति पल और ज़्यादा आकर्षक नजर आती जा रही थी। स्वर सुनकर अजय को स्थिति का आभास हुआ। युवती के आकर्षण से उबरने की कोशिश करते हुए उसने पहचाना स्वर वही था जिसे वो कुछ देर पहले फ़ोन पर सुन चुका था। मैं गणपत से मिलने आया हूँ।